नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और भारतीय जनता पार्टी ने 3 हिंदी भाषी राज्यों में कब्जा कर लिया है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अनुमानों को, तमाम राजनीतिक पंडित जिस तरीके से कह रहे थे कि क्या उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें क्या पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, ये बड़ा सवाल बार बार ये उठ रहा था। और मध्य प्रदेश में तो लगातार लोग यही कह रहे थे कि नहीं, वहाँ बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है। और छत्तीसगढ़ तो एक तरीके से वॉकओवर जैसा बीजेपी ने दे दिया, ऐसा परसेप्शन लगातार मीडिया में भी, राजनीतिक हलकों में भी, राजनीतिक दलों के बीच भी ये बनाया जा रहा था। और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी लगातार ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे। सारी संभावनाओं को कांग्रेस की चूर चूर करते हुए, सारी उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव लड़ा। वैसे तो जो 5 राज्यों का चुनाव है, मिजोरम के परिणाम कल आएंगे, लेकिन आज 4 राज्यों के परिणाम जो सामने आए, तेलंगाना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों पर कब्जा कर लिया है। इनमें 2 राज्य कांग्रेस के पास थे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वह भी तब जब 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद हासिल करने के लिए, या उनकी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है। बहुत सारे किंतु परंतु थे, राज्यों में बीजेपी ने चेहरे नहीं दिए, वसुंधरा है नाराज, शिवराज को किनारे किया है, रमन सिंह पैदल हैं, क्या होगा, बीजेपी कैसे जीतेगी, क्या करेगी, बहुत मुश्किल है। इन सारी आशंकाओं और संभावनाओं, किंतु परंतु तमाम चीज़ों को लेकर जो तमाम सवाल थे, तमाम सवालिया निशान थे, उनको दरकिनार करते हुए ये साबित कर दिया कि मोदी ही जीत की गारंटी है। नरेंद्र मोदी से बड़ी कोई गारंटी भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए कम से कम आज की डेट में नहीं है। और सबसे बड़ी जो गारंटी है वो नरेंद्र मोदी ही है। जीत की बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में जो गारंटी है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने इर्द गिर्द चुनावी ताना बाना बुनते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही है। कर्नाटक और जो बंगाल और हिमाचल प्रदेश में असफल होने के बाद बार बार कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल सवाल पूछने लगे थे, बहुत सारे हवाले दिए जाने लगे थे, बहुत सारी बातें कही जाने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक वर्ग ये कहने लगा था कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चलने वाला है, कुछ अलग सोचना होगा। हिंदुत्व पर भी बार बार सवाल उठ रहे थे, राष्ट्रवाद पर भी बहुत बातें की जा रही थी, लेकिन सारी आशंकाओं, सारी किंतु परंतु को निर्मूल साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक तरीके से उत्तर भारत में बीजेपी का भगवा लहरा दिया है, परचम फहरा दिया है। बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री और उनकी टीम को बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं इस महाजीत के लिए। कांग्रेस पार्टी को बहुत यूं कहें कि एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में एक स्टेट मिल गया है, और वो है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी टीआरएस जो पहले थी वो भारत राष्ट्र समिति हो गई। के चंद्रशेखर राव की पार्टी वो 10 साल से सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी उसे हटाने में कामयाब हो गई है। ये हालांकि ये भी अगर कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो अपने आप में ये उसके लिए भी, अगर हिंदी भाषी राज्यों का जो दर्द है, जो असफलता है, जो पीड़ा है हार की, अगर उसको दरकिनार कर दिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है दरकिनार करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो एक तरीके से वो प्रहार किया है कि कांग्रेस पार्टी संभल नहीं पा रही, सोच नहीं पा रही कि कैसे हम निपटेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो करिश्माई नेतृत्व एक बार फिर से, कारण बहुत से हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में लाडली बहना की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना के जो फॉर्म भरा लिए वो बात हो सकती है, राजस्थान में जैसा कि अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो हम जीतेंगे, चला है जी वहाँ धर्म का कार्ड बिल्कुल चला है। और
वहां पर ध्रुवीकरण वोटों का हुआ है। योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और देश के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे मैं उन्हें मानता हूं, योगी से बड़ा हिंदुत्व का चेहरा इस देश में दूसरा नहीं है। उस चेहरे के दम पर राजस्थान में जिस तरीके से वोटों का कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो काबिले तारीफ है। राजस्थान में मुकाबला बहुत जबरदस्त था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसा वहां प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं था, बेहतर प्रदर्शन था। अशोक गहलोत आखिरी दम तक लड़े और लड़कर हारे। ऐसे वास्तव में अशोक गहलोत ने सरकार में रहते हुए अंतर कलह हो, सचिन पायलट से बवाल विवाद, इन सब तमाम किंतु परंतु के बीच अशोक गहलोत अच्छा चुनाव लड़े। हार तो हार होती है और जीत जीत होती है, लेकिन जिस तरीके से वो लड़े वो अपने आप में बहुत काबिले गौर है और काबिले तारीफ है। लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले ही जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो अशोक गहलोत ने आशंका व्यक्त की थी कि अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो हमारी सरकार होगी, लेकिन वो कार्ड चला। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री और सारे नेताओं से, राजस्थान के नेताओं से भी ज्यादा 25 रैलियां और चुनावी रैलियां और जनसभाएं उन्होंने की। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया था किसको कहां क्या बोलना है, किसको कहां क्या किसका रोल है और प्रधानमंत्री को किन जनसभाओं में क्या मुद्दे उठाने हैं। कन्हैया लाल का मुद्दा उठाना है, उनकी हत्या का मुद्दा उठाना और ये बताना है कि कन्हैया लाल तेली ओबीसी होते हैं। तो ओबीसी का जो कार्ड कांग्रेस पार्टी ओबीसी जनगणना की बात कर रही थी, बहुत सारी बातें वो कर रही थी, उन सारी चीजों का काउंटर करने के लिए उन्होंने कन्हैया लाल के आगे तेली लगाया, ओबीसी को एक संदेश दिया। आदिवासियों के लिए, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ आदिवासी वोटर बड़ी तादाद में हैं और अच्छी खासी सीटें भी हैं। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने जब वोटिंग हो रही थी तो झारखंड में एक आदिवासियों के हित के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करके उन्होंने संकेत और संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही गारंटी है। अब चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत सारे बातें हो रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल और उससे पहले कांग्रेस पार्टी इन 4 राज्यों में बहुत सारे लोग कम से कम 3 राज्य कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे, लेकिन अब जो फाइनल परिणाम आए हैं वो 3-1 का है। 3 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस पार्टी। आगे की इन जो परिणामों से बहुत सारी जो आगे के समीकरण है, गुणागणित है, 2024 का चुनाव है, इंडिया वाला गठबंधन है, बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए आज हम ये लेकर इसीलिए आए हैं कि कुल मिलाकर अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम आज आए हैं और इसी तरीके से हमने इसीलिए इस वक्त ये सवाल लेकर आए हैं कि जो 23 का जनादेश है वो क्या 24 का संदेश है। एक बड़ी बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं उनसे हम लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने संपादक श्याम बेताल साहब जुड़ गए हैं। श्याम बेताल जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्मा साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, संपादक प्रदीप आजाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इस देश के जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीतिक तासीर को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, और विनोद सिंह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूँकि चुनाव है और परिणाम बहुत सारे, जैसे उम्मीदें बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे, उसके उलट परिणाम आए हैं। मैं श्याम बेताल साहब के पास जाऊंगा, चूंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सबसे सेफेस्ट मान रही थी, सबसे सेफ राज्य मान रही थी, लेकिन परिणाम जो हैं वो तो बड़े ही कांग्रेस के लिए बड़े घातक और खतरनाक हैं। जो आंकड़ा आया है वो तो बिल्कुल कांग्रेस को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बहुत सारे सवाल भूपेश बघेल के नेतृत्व में उठने लगे हैं। श्याम बेताल जी, सही कही, किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि कांग्रेस की दुर्गति होगी। जितने भी
एग्जिट पोल थे, सभी ने ये बताया था कि यहाँ कांग्रेस को 50 से ऊपर सीटें मिलेंगी, मगर बिल्कुल एग्जिट पोल सही नहीं निकले। और तो और यहाँ भी सारे लोगों को यही, सारे जितने पत्रकार थे, जितने भी यहाँ पर राजनीतिक लोग थे, सभी को ये लग रहा था कि कांग्रेस को भी बहुमत मिलेगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या उनके कार्यकर्ताओं ने ये अंदर ही अंदर जो काम किया है उसका ये परिणाम है। जितनी इतनी ज्यादा वोटिंग जो हुई दूसरे चरण में भी 76% से ऊपर हुई, जी तो और गांवों में वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है, तो ऐसा लग रहा था कि ये सब कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा है। सब जगह से कांग्रेस को पराजय मिल रही है, और तो और यहाँ के 9 मंत्री चुनाव हारने की स्थिति में है, लगभग हार ही गए हैं, क्योंकि कोई 8,000 से पीछे है, कोई 12,000 से पीछे है, तो उन्हें हारा ही हुआ मानना चाहिए जी। तो ये स्थिति हुई है। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया। ये वास्तव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वजह से ही हो पाया है, क्योंकि राज्य के किसी नेता ने इतना सघन दौरे नहीं किए होंगे, लेकिन उसका कहीं भी लेखा जोखा नहीं है। नरेंद्र मोदी की गारंटी और अमित शाह का सघन दौरा, यही इस भारतीय जनता पार्टी की जीत का रहस्य रहा है। महतारी योजना को लेकर श्याम बेताल जी कहा जा रहा था कि ये जो उसके फॉर्म भरवा लिए गए, वो एक तरीके से अगर पूरी तरफ देखा जा रहा है, चारों तरफ देखा जा रहा है, तो राजस्थान में जो ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, बाकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वेलफेयर स्कीम ही चली। ये कहा जा रहा है कि महतारी योजना के जो फॉर्म भरवाए गए थे वो एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, और अचानक फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी 3-4 दिन बाद एक योजना लानी पड़ी कि नहीं हम 12 नहीं हम 15,000 रुपए देंगे। क्या ये भी एक वजह हो सकती है क्या? बिल्कुल ये वजह है, लेकिन क्या है कि 15,000 जो कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी, उसके वजह से लग रहा था कि ये 12,000 वाली बात काम नहीं करेगी, लेकिन ये फॉर्म भरवाने की जो तकनीक रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो शायद काम कर गई है, और 15,000 वाले कांग्रेस की योजना का प्रचार नहीं उतना हो सका जितना महतारी योजना का हुआ है। ठीक है। मध्य प्रदेश एक तरीके से एक छोटा सा सवाल छत्तीसगढ़ पे मैं आपसे लेता हूं कि भूपेश बघेल जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, पूरा देश कह रहा था भाई भूपेश बघेल तो जीतने हैं, कोई भी हार जाए कांग्रेस में, वो क्या एक गुब्बारा भर के रखा था? बार बीच बीच में टीएस सिंहदेव नेतृत्व को बता रहे थे कि आप जिस चश्मे से देख रहे हैं वो उस चश्मा वो आउटडेटेड हो गया, हकीकत जमीन की है नहीं है, आप समझो। लेकिन नेतृत्व ने अनसुना किया बार बार, और अंत में ये परिणाम सामने आया। क्या ऐसा भी सीन नजर आ रहा है श्याम जी? देखिए, ऐसा है कि भूपेश बघेल अपने चुनाव क्षेत्र में तो जीत रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव जो है ये जरूर हार रहे हैं, और उनके साथ उनके क्षेत्र के सरगुजा क्षेत्र में 14 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 8-9 सीटें कांग्रेस हार रही है। इसका मतलब है कि यहाँ तक कि उनकी अपनी रिश्तेदार, बताया जाता है कि उनकी बेटी ही है, वो भी उस क्षेत्र में दूसरे विधानसभा से खड़ी थी, वो भी हार रही हैं। इसका मतलब है सिंहदेव जी का भी उतना प्रभाव नहीं रहा, जो कि पिछले चुनाव में था कि 14 की 14 सीटें कांग्रेस जीतती थी, और इस बार जी 8-9 सीटें हार रही है। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि 9 मंत्री यानी पूरी सरकार ही हार गई है। ये क्या संकेत देता है कि आपने 5 साल काम ही नहीं ठीक किया है? बिल्कुल, ये लोगों ने जो उनको नकारा है उसकी वजह 2 हैं। एक तो ये कि लोगों के काम नहीं हुए, और दूसरा ये कि मंत्रियों ने भी किसी आम जनता के लोगों को अपने घर में घुसने पर
वो उनके साथ व्यवहार नहीं किया जो किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा है। ये बात टॉक ऑफ द टाउन रही हर जगह कि लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। जी 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 जी, मैं आप बने रहिए, मैं आऊँगा आपके पास। मैं आलोक भदौरिया जी का रुख करूँगा। भदौरिया जी, आपके पास आ रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण आप लगातार करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, तंबू उखड़ गया कांग्रेस पार्टी का। बहुत सारी बातें कही जा रही, प्रधानमंत्री का चेहरा, मोदी की गारंटी, लाडली बहना, मतलब कांग्रेस के लिए तो शॉकिंग है ही। बड़े बड़े जो एक दो जो एग्जिट पोल आए थे वो जरूर कह रहे थे 140 से 160, लेकिन तब यकीन हो नहीं रहा था। ऐसा कौन सा फैक्टर, एक दो फैक्टर कौन से रहे जो वास्तव में इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हुई, या कांग्रेस ही ओवर कॉन्फिडेंस में रही, कमलनाथ ओवर कॉन्फिडेंस में रहे? आपका कहना बिल्कुल सही है। ओवर कॉन्फिडेंस के तो कांग्रेस शिकार रही है, और कांग्रेस ये मान के भी चल रही थी कि वो बाय डिफॉल्ट उसको आना ही है। उसको क्यों आना है, इसकी वजह वो ये लगा के चल रही थी कि राहुल गांधी ने जो यात्रा कर ली थी, जिसका असर कर्नाटक में आया था, नतीजे कर्नाटक में आए थे, तेलंगाना में दिख रहे थे, वैसा ही अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। ये इनका एक बड़ा एक अति आत्मविश्वास था। और कांग्रेसी नेता सारे अपना नाश्ता करके सब तैयार होकर निकलते थे, और उसमें से तमाम सारे लोग तो अपने घर पहुंच जाते थे खाना खाने। उनका 3 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाता था, फिर शाम को निकलते थे। तो ये जितने आराम से जो ये कर रहे थे ना कि बाय डिफॉल्ट हमको आना ही है, ये आत्मविश्वास इनको ले डूबा। और दूसरे वो कह रहे थे कि भाई जनता हरा रही है बीजेपी को, जनता हरा रही है, जनता के भरोसे छोड़ के निकल लिए हो। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगता है कि जो रणनीति के स्तर पर है, कांग्रेस ने एक छत्रकों के ऊपर भरोसा किया और वो स्टेट लेवल की रणनीति बनाई लेकिन उन्होंने डिवीजन लेवल पर नहीं बनाई। जबकि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था, और भारतीय जनता पार्टी तो बूथ लेवल तक भी पहुंच गई। मैंने आपको बताया भी था कि कल के एक अमित शाह जी के फोन वहां पर 6 तारीख को आए थे, मतदान के दिन सुबह 6 बजे फोन बजा 20 लोगों के पास में। और 20 लोगों के पास में जो फोन बजा, सबको लिस्ट दी गई थी कि आपको अगले किन 20 लोगों से बात करनी है। मतलब कोई डुप्लीकेसी नहीं थी कि उसी आदमी को नरोत्तम मिश्रा फोन कर रहे हैं, उसी को कैलाश विजयवर्गीय करेंगे, उसी को ये करेंगे, दिग्विजय सिंह करेंगे ना, या मतलब उनके बीजेपी वाले जो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरी की पूरी लिस्ट थी कि उनको बीजेपी वालों को किन किन लोगों से करना था। 20 की एक भी रिपीटिशन नहीं था, वो चैन आगे बढ़नी थी। तो ये तो इस स्तर की इनकी रणनीति थी। बूथ लेवल पे तो मजबूत थे ही। दूसरी बात जो मुझे ऐसा जो लगता है, जो मुझे महसूस हुआ इन नतीजों को देखकर, अब याद करिए 2019 में भी केंद्रीय स्तर पर भी बड़ा असंतोष था, लेकिन वहां पर एक गेम चेंजर वहां पर उस समय भी हुआ था। किसान सम्मान निधि की जब घोषणा की गई थी तो वो बैक डेट से खातों में डेबिट क्रेडिट कर दी गई थी जी। इस बार भी ऐसा हुआ कि लाडली बहना के जो पैसे हैं, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा 29 लाख करीब लाभार्थी ही है, उनके पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। और दूसरी बात एक और है कि जब एक सरकार जब वो देने पे चल रही है, आप 500 का सिलेंडर देने पे चल रहे हैं, वो भी वही घोषणा कर रहे हैं, तो 50-100 की घोषणा की बजाय जो अगर मौजूदा निजाम को ही अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ एक चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश भी एक आरएसएस की एक लैब है, वो प्रयोगशाला है, और वो लंबी प्रयोगशाला है। गुजरात की प्रयोगशाला तो कुछ दूसरे, उसकी बुनियाद किसी और जमीन पर रखी गई पुरानी है, मध्य प्रदेश पुरानी है। कुशाभाऊ ठाकरे ने जो बीज रोपा था वहां, गुजरात की जो बनाई गई थी प्रयोगशाला, वो किसी और तासीर पे थी, किसी और मिजाज पे बनाई गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश की जो बनाई गई थी वो एक स्थायी है। वो वहां पर लगभग थोड़ी देर न करे जी, तो करीब लगभग हर स्तर पे उनके लोग पहुंच गए थे। पहुंचने का मतलब ये होता है कि वो उनकी योजनाओं की जो धमक है, योजनाओं की जो चमक है, वो सब जगह पहुंच गई थी। अब इसको एक इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि राहुल गांधी ने भी गारंटी दी, तो राहुल गांधी की गारंटी के मुकाबले मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा रहा। और अब ये अलग बात है कि आलोक जी जैसे एंटी इनकम्बेंसी को, जैसा कि एक चेहरे पर न लेके कोई चेहरा ना प्रस्तुत करके, कई केंद्रीय मंत्रियों को 3-3 उतार के, सांसदों को उतार के, तीनों राज्यों में, तीनों हिंदी के हार्टलैंड के जो तीनों राज्य हैं उनमें तीनों में सांसदों को लड़ाया है।
और ये प्रयोग चूंकि आज जीत गए हैं तो चारों तरफ वाह वाह हो रही है, ये प्रयोग सफल मान रहे हैं बीजेपी के लोग भी और बहुत सारे हमारे आप जैसे विश्लेषक भी। ये दरअसल ऐसा हुआ है कि इन्होंने ये प्रयोग पहले गुजरात में किया था, तो उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत बदल डाला था। उसके बाद उन्होंने ये प्रयोग यहाँ पर इस बार भी किया है। तो इस बार ये जो किया, जो छत्रप थे ना, उन्होंने सारे छत्रप खत्म कर दिए। अभी तक मध्य प्रदेश में एक छत्रप था, राजस्थान में छत्रप था, वहां पे छत्रप था, छत्तीसगढ़ में, इन्होंने सारे तीनों छत्रप खत्म कर दिए। उसके अलावा खत्म करने का विषय ये है, आप देखिए शिवराज चौहान के लिस्ट में नाम तीसरी सूची में आता है। शुरू की जो 2 सूची होती है, इसमें शिवराज चौहान के भी पसंदीदा लोगों को टिकट कटता है, 3 मंत्रियों का टिकट कटता है। ठीक है। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को हाशिए पे रखा गया, बाद में उनको एक मुख्य भूमिका में लाया गया। और शिवराज चौहान तो खुद ही जबलपुर की अपनी जनसभा में खुद ही अपने को बोल करके ले आए थे अपनी मुख्य भूमिका में, केंद्रीय स्थिति में। लेकिन एक चीज है, अगर उन्होंने छत्रपति को किनारे किया है तो उसमें एक सबसे बड़ा जो मैं एक भाव देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक कार्यकर्ताओं में जो एक जड़ता वाला जो भाव आया था, वो जड़ता वाला भाव हो कि हम बहुत बड़े नेता हो गए हैं, ये भाव उन्होंने तोड़ दिया। चाहे वो कुलस्ते का हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय का हो। कैलाश विजयवर्गीय का दर्द तो माइक पे भी आया था, वीडियो भी वायरल हुआ था। ये दर्द उन्होंने तोड़ दिया। अब इसके बाद ये समझ में आ गया कि जो मेहनत करेगा वही चुनाव जीतेगा। इसका 2 फायदा है, मुझे ऐसा जो समझ में आता है कि 2024 के लिए इन्होंने अपने सांसदों को भी टेस्ट कर दिया कि अब आप देख, अगर आपने रिजल्ट नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, तो आप बाहर हो जाएंगे। ये बिल्कुल साफ मैसेज 2024 के लिए है। अब मुझे बीजेपी ने आलोक जी बहुत मतलब प्रोफेशनल तरीके से ये चुनाव लड़ा है। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आता हूं। विनोद सिंह के पास जाता हूं। विनोद सिंह हमारे साथ ऐसे इलाके से जुड़े हैं, दंतेवाड़ा जो नक्सली एरिया है, आदिवासी एरिया है। विनोद जी, आमतौर पर पिछले चुनाव में देखा जाता रहा कि कांग्रेस यहाँ भारी पड़ती थी, इस बार कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है, क्या बड़ी वजह है? 1-2 जरा जल्दी से बताइए। अनम्यूट करिए। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? हेलो। हाँ, कांग्रेस यहाँ इसलिए भारी पड़ी है कि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो चुनाव पिछले 5 साल में जो भी विधायक यहाँ जीते, उन्होंने क्या किया, मैं एकदम मूल बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ जो मेन खाटी कांग्रेसी जिसको बोलते हैं, खाटी कांग्रेसियों को इन्होंने दरकिनार कर दिया। हर विधानसभा का कमोवेश यही हाल है। मैं बस्तर की बात करूँ, बहाल की श्याम बेताल सर बताएंगे, छत्तीसगढ़ में भी लगभग वही स्थिति है। इन्होंने पुराने जो पेड़ थे, जिस पेड़ पे बैठे थे, उसको इन्होंने काट दिया कि पेड़ पुराना हो गया, नया पौधा इन्होंने उठाना शुरू किया और उसमें ये फेल हो गए सारे खाटी कांग्रेसी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे किसी से पूछते थे हम लोग कि भाई यहाँ से क्या होगा, क्या कौन जीत रहा है, तो सबके मन में ये था हमारा विधायक हार जाए, बाकी सरकार कांग्रेस की बने। ये कमोवेश हर विधानसभा में स्थिति, चाहे आप दंतेवाड़ा में चले जाइए, चाहे चित्रकूट में चले जाइए, चाहे बीजापुर और ये अपना कोंटा मार्जिन वोट से ये लोग जीते, अलग बात है, लेकिन हर जगह जगदलपुर, केसकाल, माने हर जगह यही स्थिति थी कि लोग इतने नाराज थे जो कांग्रेस के लिए पिछले कई एक साल से, जिनके वो उनका कहना था कि मेरे बाप दादा जो है गाय बछड़ा से कांग्रेस को वोट देते आए हैं, और आज जो है हमने ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि हमने बीजेपी को वोट डाला है। अब सोच लीजिए कि खाटी कांग्रेसियों में कितना आक्रोश और कितना गुस्सा था आज के विधायक और मंत्रियों के प्रति, पहली बात। दूसरा, जबकि सर ने बताया महतारी वंदन योजना का बहुत ज्यादा मैदानी एरिया में, बहुत बस्तर में तो नहीं, मैदानी एरिया में महतारी वंदन योजना ने अच्छा प्रभाव डाला है। तीसरा कि शराबबंदी में महिलाओं ने, शराबबंदी की जो घोषणा थी सरकार पिछले बार और उन्होंने नहीं किया, तो महिलाएं इससे नाराज थी, तो महिला वर्ग ने महतारी वंदन योजना और शराबबंदी के कारण नहीं होने कारण जमकर वोट किया और वो वोट गए भाजपा के पक्ष में। तीसरा सबसे बड़ा चीज बताऊं, जब ये कर्नाटक में बीजेपी हारी, तो मैं फेसबुक में एक पोस्ट किया था कि जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी हारी, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, तो यहाँ भी भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा हो गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ के किसी भी कलेक्टर आईएएस, पहले किसी कलेक्टर के पास जाने के लिए आदमी सोचता था, अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आप किसी भी आईएएस कलेक्टर के पास आप जाके आसानी से उनसे कोई भी, बस आप ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड वाली बात नहीं है, डील कर लो, आपका काम होगा, बिना पैसा दिए कहीं काम नहीं हुआ, और ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ। ये सबसे बड़ा कारण था। जी चौथी बात, जी बोलिए, जी कंप्लीट करिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। जी हाँ, जी। और मैं एक चीज और, मेरे को जहां तक लग रहा है, श्याम बेताल सर ज्यादा जानते हैं, साहू वोटर जो था
ईश्वर साहू के होने से और उन साहू वोटर का वोट जो है ना ध्रुवीकरण हुआ है, और ये भी बीजेपी के जीत का और कांग्रेस का हार का सबसे बड़ा कारण है। ये 4-5 जो चीजें हैं ना, ये मेरे समझ से बहुत बड़ी बात विनोद जी ने कही। हमारे साथ एक और नए मेहमान तेलंगाना से जुड़ गए हैं, श्री एस हनुमंत राव, देश के जाने माने संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हनुमंत जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं रुख प्रदीप आजाद का करूंगा, राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर धर्म नहीं चला तो मेरी सरकार, क्या धर्म चल गया क्या वहां पर? अनम्यूट करिए प्रदीप जी। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए कृपया। अशोक गहलोत एक बात और कहते थे कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। आपको याद होगा कि जब शायद 25 नवंबर को जिस दिन वोटिंग थी राजस्थान में, उस दिन भी एक प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताया था कि इस बार राजस्थान में जो परिणाम होंगे इस इलेक्शन के, वो काफी चौंकाने वाले जी। आज जो रिजल्ट आए हैं आप उनको देख लीजिए, वो सभी हैरान करने वाले हैं कि विधानसभा अध्यक्ष हार गए, नेता प्रतिपक्ष हार गए, उपनेता प्रतिपक्ष हार गए, 17 मंत्री हार गए। गहलोत ने खूब योजनाएं दी थी, गहलोत सरकार ने यहाँ के लोगों इधर से, और जो परसेंटेज रहा इस बार वोटिंग का, वो उसी दिन क्लियर हो गया था कि जनता का मानस क्या है। दरअसल ये जो परिणाम आज आए हैं, जाहिर सी बात है कि यहां पर दोनों ही समुदाय हैं राजस्थान में, और बात ध्रुवीकरण की भी थी, बात नेताओं के जनाधार की भी थी, बात यहां पर हिंदू मुस्लिम की भी थी, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में उन चीजों को भी रखा गया। लेकिन कुछ जगह पर जीत हुई कांग्रेस के नेताओं की, चाहे हम आदर्श नगर जयपुर की सीट को मान लें या किशनपोल बाजार जयपुर की सीट को मान। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जयपुर की एक सीट है हवा महल, और काफी चर्चित सीट रही है ये जी। यहां पर महज 974 वोटों से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे बाल मुकुंदाचार्य, वो यहां से जीते हैं, और बिल्कुल आखिरी दौर में बिल्कुल किनारे पर पहुंचकर उनकी नाव किनारे पर लग पाई। अदरवाइज 18 राउंड तक उनकी कहीं पर गिनती नहीं हो रही। एक सीट यहां पर बच गई, तिजारा से बाबा बालकनाथ, वो इमरान खान से जीते कांग्रेस के। इसके अलावा कुछ और भी मेहनतों पर बीजेपी ने यहां दांव खेला, वो भी जीते। और कुल मिलाकर प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान के कद्दावर मंत्री रहे, वो यहां पर हारे, और उन्हें हराया राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा, जो पहले जिन्हें सांगनेर से टिकट मिलना था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें सिविल लाइंस इलाके से टिकट दिया गया। उन्होंने भी यहां जीत दर्ज की। सबसे बड़ी जो जीत अभी तक की जो सामने आ रही है वो है दिया कुमारी की, जिन्होंने 71,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें मात दी, और सबसे कम 974 जो हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य थी। तो ये तो रहा आज का कुछ मुख्य वो जो आंकड़ा। अब यहां पर सवाल उठता है कि कांग्रेस को इतनी शिकस्त झेलनी क्यों पड़ी। ये एक मुख्य वजह है कि चुनाव से पहले पब्लिक के लिए काफी ऐलान किए गए थे, कई घोषणाएं यहां पर की गई थी, 7 गारंटी योजनाएं यहां पर लाई गई थी। चुनाव से एन वक्त पहले जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें भी कई लोक लुभावनी योजनाओं का इस्तेमाल किया गया था, पब्लिक के बीच पहुंचा गया था। लेकिन क्या कहा जाए कि पब्लिक ने सभी घोषणाओं को नकार दिया। क्या यह माना जाए कि आपको ध्यान हो, मैंने ये एक बात भी कही थी कि राजस्थान के इस इलेक्शन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एंट्री हुई, लोग उन्हें कहने लगे कि राजस्थान के चुनाव प्रभारी हैं क्या। ये चीज मैंने आपको कही थी, अगर याद हो आपको। जी, कही थी। तो यहां पर जो स्थिति जो बनी है इस बार की, और जिस तरीके से अचानक जो उम्मीदें नहीं थी जिन लोगों के हारने की, वो लोग जब यहां पर हार जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्ड यहां पर जो खेला गया, जो अंदरूनी बीजेपी की जो तैयारियां रही, वो ही यहां पर काम आई। और यहां पर अभी एक वक्ता ने जिस तरीके से पहले कहा था
कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी के राजस्थान से भी गुजरी थी और भी देश के हिस्सों से गुजरी थी, कि सब 3 बजे अपना लंच किया और चले गए, ठीक है अब आगे देखा जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस जो रहा कांग्रेस का, वही उन्हें यहां पर मारते। ठीक बात है, बड़ी बात प्रदीप जी। मैं आपके पास लौट कर आऊँगा। मेरे साथ ML वर्मा साहब जुड़े हैं, उनसे अभी ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया है। प्रोफेसर ML वर्मा साहब, क्या ये माना जाए कि 24 में प्रचंड मुद्दा हिंदुत्व ही होगा? दुर्गेन जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, 2024 में प्रचंड मुद्दा ये नहीं होगा जी। मुद्दा ये है कि आप किसी काम को कैसे करते हैं, किस सिस्टम से करते हैं, आपकी व्यवस्था क्या है। भाजपा ने क्या किया कि उसने साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाया जी। और साइकोलॉजिकल अप्रोच में उसने देखिए क्या किया कि जो तमाम से नाम थे जिससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हो सकता था, या तो उनको दरकिनार कर दिया या उनको मैदान में उतार दिया या आपने किसी उस कैंडिडेट को नाम जाहिर नहीं होने दिया। जैसे मध्य प्रदेश को लीजिए, तो मध्य प्रदेश में यहाँ तक कि शिवराज सिंह जी को ये नहीं जाहिर होने दिया कि ये अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे इत्यादि है। तो उससे जो फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी वाला, उसको दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव अपनाया गया। दूसरा ये कि जो इनका मैनेजमेंट है किसी काम को करने का, ये निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि अभी कांग्रेस उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। तीसरी चीज ये, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही थी या इंडिया चुनाव लड़ रहा था। अगर कांग्रेस को ये कंफ्यूजन हो गया, गलतफहमी हो गई कि कांग्रेस ही लड़ रही है और 2024 में कांग्रेस लड़ेगी, तो निश्चित रूप से वही घटना होगी जो अब हो रही है। और अगर वो मिल करके चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर भी 1 by 1 हुआ इलेक्शन, कांग्रेस और बीजेपी में हुआ, तो दूसरी तरफ से तो ये नहीं दिखाई पड़ा। और ये निश्चित रूप से आप ये मानिए कि बीजेपी और कांग्रेस में अभी अगर तुलना करें तो कांग्रेस हैवी वेट, बीजेपी हैवी वेट है और कांग्रेस अभी उतना हैवी वेट नहीं है। वो 40 किलो वेट वाला है, वो 60 किलो वेट वाला है। वर्मा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा इन चुनावों में, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों में अब पूरी तरीके से उत्तर भारत पर भगवा लहरा गया, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। इन 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी ओबीसी जनगणना की सबसे बड़ी झंडा बरदार होके उभरने की कोशिश कर रही थी। लगातार राहुल गांधी करे तो मैं करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा। क्या ये मुद्दा इन राज्यों में कांग्रेस के साथ नहीं चला? क्या कांग्रेस को इस मुद्दे पर आगे क्या फिर से सोचना पड़ेगा? क्योंकि अगर इन राज्यों में जो बड़े यहाँ अच्छी खासी तादाद है, ओबीसी की, ईबीसी की बहुत सारी तादाद है, तो क्या कांग्रेस के जो पुराने इतिहास को ये ओबीसी सूट नहीं करता है क्या? क्योंकि मुझे लगता है ओबीसी का वोट उसको मिला नहीं इन राज्यों में। मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने काम को किस तरह बेहतर ढंग से करते हैं, आप अपने आप जो कहते हैं उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए राहुल जी ने कहा, तो क्या उस बात को नीचे तक पहुंचाया गया? खाली राहुल जी के कहने से अब एक गांव का आदमी, एक गांव की महिला, कोई जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें राहुल जी के हर बात को सुनती हो और उसका प्रभाव गांव के हर बच्चे तक जाता हो। आपको बताऊं कि बीजेपी का ये सिस्टम है, वो मान लीजिए वो गरीब कल्याण योजना अपनाते हैं, तो गरीब कल्याण योजना की लिस्ट ले करके बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको इसका लाभ मिला, आपका लाभ मिला कि नहीं मिला। तो आप उसको वो बेहतर ढंग से प्रेजेंट करते हैं और वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस वाले अभी जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, जो आज के समय का हो गया है, और स्पेशली मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी 55 किलो वेट वाली हो गई है और कांग्रेस अब भी 40 किलो वेट। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आऊंगा, अभी आपके पास लौटता हूं वर्मा जी। हनुमंत जी को चर्चा में शामिल करते हैं। हनुमंत जी, आपके पास आ रहा हूं। एक तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को उसके जो जले पे एक तरीके से कोई मरहम जैसा लगाया है तेलंगाना के लोगों ने, वो एक अच्छी जीत कांग्रेस को मिली है। तो तेलंगाना में किसी रीजनल पार्टी की हार को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसी रीजनल पार्टी को हराया हो। रीजनल पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल काम होता है, बीजेपी तो हराती रहती है। इस पर एक आपकी टिप्पणी चाहते हैं। और दूसरा, क्या कांग्रेस के नेतृत्व को
फिर से इन राज्यों के नेतृत्व पर विचार करना चाहिए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नारे गए, सचिन पायलट हो गए, 5 साल टीएस सिंहदेव को ये लोग टहलाते रहे, तो क्या राज्यों में युवा नेतृत्व की जरूरत है या नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है? क्योंकि जो पुराने खुद नेता हैं अब उनसे एक बार ऐसा लगने लगा है इन परिणामों से कि जनता थक गई, उकता गई है। हनुमंत जी। जी, सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं। जी देखिए दुर्गेश जी, जो संकेत तेलंगाना ने दिया है जी, मैं मतलब आपसे कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं टैली में कोई 7-8 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं जी, लेकिन अगली लड़ाई जो कांग्रेस की होगी वो बीजेपी से होगी तेलंगाना में जी। तो इसलिए देखिए अभी दक्षिण भारत पर जो एक रंग है, धर्म और राजनीति के मिक्सचर का जो रंग उत्तर भारत में पूरी तरह छा चुका है जी, वो अभी दक्षिण भारत पर तारी नहीं हुआ है, जी, वो चढ़ा नहीं है जी, लेकिन ये ओनली इट इज ए मैटर ऑफ टाइम, ये समय की केवल बात है। आज नहीं तो कल वहां पर बीजेपी जो धर्म और राजनीति में धर्म का जो सम्मिश्रण है उसको करने में कामयाब होगी और 1 से 8 सीटों पर जो बीजेपी का जाना है या बीजेपी का वोट शेयर जो बढ़ा है तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में, ये इसी बात का द्योतक है। तो पहली बात तो अब कांग्रेस को ये समझना है कि वो चाहे कोई भी कार्ड लेके आए, चुनाव में कोई भी मुद्दा लेके आए, जो बीजेपी की हिंदुत्व का जो उसका प्लैंक है उसका मुकाबला कांग्रेस या विपक्षी दल कैसे करे, पहली बात। दूसरी बात कि रीजनल छत्रपों का उदय क्यों हुआ था? रीजनल छत्रपों का उदय यूं हुआ था कि केंद्र में कांग्रेस की जो सरकारें थी उन्होंने बहुत हद तक जो स्थानीय समस्याएं थी, जो रीजनल समस्याएं थी, उनको उसकी अनदेखी की जी। और उसके कारण जो है वो रीजनल फोर्सेस आई और अब चूंकि कांग्रेस या बीजेपी के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो हर रीजन पे बराबर से ध्यान दें, तो अब धीरे धीरे रीजनल फोर्सेस जो है वो डिसिपेट भी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कोई रीजनल फोर्सेस कोई ऐसा नहीं है, वो केवल जो लोकल अस्मिता है, लोकल जरूरतें हैं, उनको लेके वो पनपी हैं और वो धीरे धीरे वो अगर वो जरूरतें राष्ट्रीय पार्टियां पूरी कर रहे हैं तो वो उस पे उनका जो है अब जोर ज्यादा पॉलिटिक्स पे नहीं रहेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और वर्मा जी ने भी जो बात कही कि कोई भी काम आप किस तरीके से करते हैं। देखिए आज की तारीख में बीजेपी का कोई प्रोग्राम आता है, बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है तो बीजेपी के प्रचारक, विस्तारक, आनुषांगिक संगठन सारे लोग एक सुर और ताल में पब्लिक कनेक्ट करते हैं, पब्लिक से उन प्रोग्राम्स को कनेक्ट करते हैं, एक एक आदमी को जा करके उसकी खूबी को समझाते हैं या उस प्रोग्राम को लागू करने के कारण समझाते हैं। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस सेवा दल कितना सक्रिय, जमीन पे कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े मंचों से जो है आला कमान को हार पहनाते हैं और वहां पर भाषणबाजी करते हैं, वो पब्लिक के बीच में कितना जा रहे हैं। राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत बड़ा कांग्रेस में एक संजीवनी दी कांग्रेस को, लेकिन बाकी जो नेता हैं वो सिवाय राहुल गांधी के साथ पैदल चलने के उन्होंने अपने अपने लोकसभा या अपने विधानसभा क्षेत्रों में कितनी भारत जोड़ो यात्राएं निकाली, उन्होंने अपना पब्लिक कनेक्ट क्या किया? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि पार्टी एक इकाई के रूप में वो निचले स्तर पे जनता से जुड़े और इस चीज में बीजेपी कोसों आगे है। देखिए बीजेपी अपना एजेंडा चलाती है लेकिन उसके साथ में वो पब्लिक कनेक्ट रखती है और वो बराबर। हनुमंत जी एक सवाल और खड़ा हो जाता है आपकी इस बात से, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक कामारेड्डी सीट है आपके यहाँ तेलंगाना में, उसमें बीजेपी का उम्मीदवार दोनों, एक मौजूदा मुख्यमंत्री और जो दूसरा मुख्यमंत्री होने जा रहा है जी रेवंत रेड्डी, दोनों को आगे कर गया है। जिस आप ध्रुवीकरण की राजनीति और धर्म की राजनीति को आप कह रहे थे, क्या ये उसी का प्रमाण है? और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, इतनी सारी बातें आपने कही, ठीक है राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत करी, बाकी लोगों ने नहीं की, लेकिन अल्टीमेटली हार जो होती है, जो सबसे बड़ा नेता होता है, उसके नेतृत्व पर सवाल क्या नहीं उठाएगी क्या हनुमंत जी? नहीं, अब राहुल गांधी को और कड़े फैसले लेने चाहिए। अब कांग्रेस को अपना एक मार्गदर्शक मंडल खोलना चाहिए और कमलनाथ जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की जरूरत है, जिन्होंने अपने एरोगेंस में, अगर वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अगर उन्होंने समझौता किया होता
और उन्हें कुछ सीटें दी होती, तो आज जो नैरो मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार हार रहे हैं, ये स्थिति कम से कम नहीं हो। तो अभी जरूरत है कि इंदिरा गांधी के युग के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहे हैं, और उस दौर की जो राजनीति थी, ठीक है, वो उस दौर के हिसाब से फिट थे, आज के दौर के हिसाब से अब वो फिट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, या जो भी लोग हो, इनका आप संगठन में इस्तेमाल करिए और इनको आप केंद्र की राजनीति में इस्तेमाल करिए, लेकिन राज्यों से जब तक ऐसे नेताओं मतलब आप की मानते हैं कि जो राज्यों में करेगी, नेतृत्व बदलना चाहिए, युवा नेतृत्व को मौका देना चाहिए? बिल्कुल, वो नेतृत्व जो जनता से सीधे कनेक्ट कर सके, जो मेहनत कर सके, जो 4000 किलोमीटर की यात्रा करने में बराबर का योगदान दे सके, जो बयानबाजी ना करे, उसको नीचे तक कनेक्ट बनाना है, संगठन बनाना है, एक एक व्यक्ति वोटर टू वोटर। आप देखिए आज बीआरएस बहुत खराब स्थिति में भी वो 40 से 45 सीटों पर वो अपना दबदबा बना के रखी हुई है तीसरे टर्म में। किस तरीके से वोटर टू वोटर कनेक्ट है उसका। अगर एक घर में 10 वोटर हैं, अरे तो सर मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वो चौथे टर्म में उन्होंने बिल्कुल धागे खोल दिए, तंबू उखाड़ दिया। तो अब तो गजबे है ना मामला। बिल्कुल, अब आप ये देखिए कि ये सिर्फ इस वजह से कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, और बीजेपी और उस विचारधारा के जितने आनुषांगिक संगठन हैं वो बराबर हैमर करते रहते हैं। वो 24/7, हम लोग कहते हैं कि मोदी और अमित शाह 24/7 जो है इलेक्शन मोड पे रहते हैं। दरअसल ये मोदी और अमित शाह नहीं रहते हैं, ये पूरी बीजेपी और उसके आनुषांगिक संगठन, उनका कोई ना कोई कार्यक्रम जो है वो परसुएशन का चलता रहता है वोटर के साथ। और ये फिर वोटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उस विचारधारा या उस कार्यक्रम या उस चीज से वो दूरी बना पाए जी। और कांग्रेस के साथ में क्या होता है कि चुनावी साल में, चुनाव के समय में आक्रामक प्रचार और विचारधारा का तो वो थोपने की कोशिश करते हैं। तो दुर्गेश जी, अब ये चलने वाला नहीं है। जैसा मैंने कहा आपसे कि अगली लड़ाई कांग्रेस बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार रहे तेलंगाना। इस बार तो बीआरएस से उनकी लड़ाई हुई थी और बीआरएस को उन्होंने दबा लिया या बीआरएस पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन जब अगले चुनावों में 29 के चुनाव में जब बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत होकर के तेलंगाना में उभरेगी और राजनीति और धर्म का कॉकटेल जिसकी शुरुआत हो चुकी है, वो उसका सामना 24 में भी भिड़ना है सर, 24 में भी भिड़ना है अभी नहीं। 24 में तो लड़ाई अलग है। देखिए 24 की लड़ाई अलग है। 24 में तो लोकसभा में कांग्रेस, अगर जो इन्होंने इंडिया गठबंधन का, जिसमें ये दावा करते हैं कि अभी भी 62-63% वोट जो है इनके पास में है जी, तो ये 62-63% वोट को ये अगर 2-3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कैसे एकजुट कर पाए, अगर इसमें फेल हो गए और सिर्फ 1-2 बड़े नेताओं की एरोगेंस से, जब गहलोत को कहा जा रहा था कि आप 50 विधायकों के, सुनील कोनुगोलू की रिपोर्ट थी कि आप 50 विधायकों के टिकट काटिए, तब वो इस बात पे अड़ गए कि नहीं साहब, जिन्होंने हमारा साथ दिया था हम उनको कैसे छोड़ दें। मतलब तो लुटिया डुबोएंगे, लुटिया डुबो दी पार्टी की। देखिए कांग्रेस पार्टी नहीं हारी है, दरअसल ये गहलोत की नासमझी। ठीक है, गहलोत को जादूगर कहा जाता है, सब कुछ है, ठीक है, वो बहुत निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए, लेकिन क्या 5 साल उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके विधायक जो है अपने क्षेत्रों में बराबर काम करें? आज विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं था। कांग्रेस को और ये कमलनाथ भी मुझे लगता है कि मनमानी करते रहे, नहीं सुनी उन्होंने दिग्विजय की। कमलनाथ ने पूरी मनमानी की है, कमलनाथ ने पूरी मनमानी की है। और मध्य प्रदेश का तो केस ही बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं जहां कांग्रेस आलाकमान के पास में ये रिपोर्ट थी कि कम से कम 50 से 60 विधायकों के टिकट हमें बदलने हैं। वहां गहलोत मैं लौटता हूं, हनुमान जी आपके पास लौटता हूं, मैं राघवेंद्र राजू को शामिल करता हूं। राघवेंद्र राजू, हनुमान जी ने एक बताया कि दक्षिण में भी हिंदुत्व का घंटा बज चुका है, ध्रुवीकरण वाली राजनीति बीजेपी ने 1 से 8-9 जो भी पहुंच रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। वास्तव में क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप ऐसे राज्य से आते हैं जो उत्तर प्रदेश से, और वहां का नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनकी 25 रैलियां राजस्थान में करवाई गई और परिणाम सामने है, उसमें योगी का बहुत बड़ा योगदान है जो राजस्थान के परिणाम है, जो जिस तरीके से वो हिंदुत्व का परचम लहराते हैं। क्या आप मानते हैं कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी एजेंडे पर रहेगी आगे, हिंदुत्व को आगे करके?
नहीं दुर्गेन जी, ये तो निश्चित तौर पर है कि जो गति समीकरण दिखाने और जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट सिस्टम को आप चर्चा में कल से देख रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री या जिन राज्यों में जो विधायक है उन सारे विधायकों को एक एक सीट पर पूरे चुनाव में रणनीति में लगाया हुआ था और ये सारे लोग जानते थे। यहाँ तक कि यूथ एमएनएस के जो महाराष्ट्र में उन्होंने मीटिंग की और प्रशिक्षण दिया, इस तरीके के कार्यक्रम, जिस तरीके से महिलाओं की मीटिंगें की, तो कहने का तात्पर्य यह है जो आप बात अभी कह रहे हैं, 1,25,00,000 महिलाओं को उन्होंने फॉर्म भर दिया मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से जो आप महतारी योजना की बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, ये तमाम जो चीजें हैं जिन रणनीति को समझने में, और सही बात यह है कि अभी हमारे हनुमंत राव साहब ने कहा कि इनके जो आंसरिक संख्या में इतनी बड़ी संख्या में है बूथ मैनेजमेंट से लेकर के कि लोग समझ नहीं पाए कि बीजेपी का कार्यान्वयन कार्यकर्ता कहाँ पर कौन सी रणनीति था। उसके साथ आप ये मानते हैं कि क्या हिंदुत्व मुद्दा रहेगा आगे 24 में भी बड़ा मुद्दा रहेगा? जो बात आप कह रहे थे, मैं इस बात को नहीं मानता। बाड़मेर में रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय को बड़े मतों से जीता। कहने का तात्पर्य है कि चंद मानस में भी आप चेहरा किया है, कहीं न कहीं जो तर्क वितर्क होता है और जो स्टेटमेंट आगे है, खड़गे जी का भी जो स्टेटमेंट मोदी जी के प्रति आया, तो मैं समझता हूँ कुछ अपने आप आकार दे देते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आता हूँ आपके पास, राघवेंद्र जी आपके पास आता हूँ। त्रिवेदी जी हमारे साथ, शशिकांत त्रिवेदी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। शशिकांत जी स्वागत, बहुत आभार आपका पुनः। शशिकांत जी आपके पास आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जिस तरीके से कंफ्यूज थे हिंदुत्व को लेकर, उन्होंने इंडिया वाले गठबंधन की रैली नहीं होने दी और वो लगातार बाबा बागेश्वर के चरणों में जाते रहे, उनका कार्यक्रम कराया, मतलब वो कंफ्यूज ही रहे कि उन्हें रहना करना क्या है। कहा जा रहा है कि ये भी बहुत बड़ा कारण है जो कांग्रेस का जो तंबू उखड़ा है, कंफ्यूजन लीडरशिप के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, बहुत सारे जो इस तरीके से चीजें हुई वही बहुत बड़ा कारण रही हैं। त्रिवेदी जी। नहीं देखिए क्या है दुर्गेश जी की कांग्रेस के पास इस बार, मैंने आपसे पहली बार हम लोगों की बातचीत हुई है, कोई पोल प्लान था ही नहीं कांग्रेस के पास। जैसे पिछले बार राहुल गांधी ने आम सभा में बोल दिया कि हम किसानों का कर्जा जो है वो माफ कर देंगे, तो पिछले चुनाव ने इस बात को पकड़ लिया और उससे उनको जैसे तैसे करके सत्ता मिल गई और बीजेपी को बहुत लॉस हुआ था। इस बार कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, ना तो उसका कोई सिरा था, ना किसी को मालूम था कि इसमें क्या लिखा है। भले स्कीम बहुत अच्छी थी, जैसे एक था 25 लाख रुपए का सबको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, लेकिन किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी भाषण में, कहीं पर भी ये नहीं बताया कि पब्लिक को मिलेगा क्या। तो ये जरूर कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको 3,000 रुपए देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को कवर अप करने में बहुत सक्सेसफुल रही कि उनकी जो स्कीम है, फिलहाल ये पैसे आप पकड़िए, फिर अभी चुनाव के समय 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में आ गए। तो देखिए जो इंस्टेंट फायदा मुझे मिलता है, जो देता है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कांग्रेस में संडे के दिन जब हम लोग जाते हैं तो उनके दफ्तर में छुट्टी रहती थी। मतलब मैं बिल्कुल अफसर हूँ साहब की तरह आऊंगा। अगर कोई कार्यकर्ता आकर के बताता भी है कि फला बूथ पर जो बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है ये गड़बड़ हो रही है, तो वो कहते हैं ऐसा करिए, वो एक्स पर्सन से बात करिए, वो कहता है वाई से बात करिए। तो ये जो पुराने जमाने का उनके यहाँ काम चला रहा है कि एक चेयरमैन है, एक सीईओ है, राहुल गांधी तक कोई बात पहुंचानी है तो उसमें बहुत सारे बफर्स हैं। इस कारण से कांग्रेस के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि वो क्या करेंगे। उनको बूथ मैनेजमेंट से काउंटर करने के लिए उनके पास क्या कोई स्ट्रेटेजी है, वो कुछ नहीं थी। पोल प्लान था ही नहीं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तीसरी बात, राहुल गांधी ने कई सभाएं करी, प्रियंका गांधी ने सभाएं की, वो कहीं नहीं छपी, वो पब्लिक तक गई ही नहीं। मतलब मुझे ही नहीं मालूम कि प्रियंका गांधी ने कहा और क्या बोला, और बोला भी होगा तो क्या बोला होगा। तो जब आपका लीडर ये नहीं बता रहा है कि वो हिंदू है, कि हिंदुत्व को काउंटर करने वाला है, कि वो कोई गरीबों का भला कर रहा है, तो कैसे करेगा, अभी तक क्यों नहीं कर पाया। कमलनाथ का जो हिंदुत्व पर ढुलमुल रवैया रहा कि वो हिंदुत्व का भी मुद्दा लेकर चलने वाले थे और एक तरीके से उनकी वो काउंटर भी करते रहे, तो क्या ये नहीं चुनाव से पहले जी एकमात्र उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव से पहले, जिसका सारा लबोलुआब ये था कि मुझे मीडिया की जरूरत नहीं है। That's what he had said.
तो आपको मीडिया की जरूरत नहीं है। तो मीडिया जो है वो पर्सनल काम नहीं करता है, मीडिया पब्लिक के लिए खड़ा होता है, जिस किसी भी रूप में, आप उसे गोदी कहें जो भी कहें, लेकिन सारे लोग वैसे नहीं होते हैं। आप जब इस तरह के वक्तव्य देते हैं अभिमान से भरे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो मत रहे, कोई नहीं आएगा आपके पास, आप बैठे रहिए। आप पॉलिटिशियन हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पब्लिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यदि किसी मीडिया पर्सन ने आपसे कुछ गलत पूछ लिया और आपको उसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप मीडिया एट लार्ज गाली नहीं दे सकते हैं, नहीं डांट सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं, वरना आपको रिजल्ट सामने आ जाते हैं। इसके बाद ना तो उनकी कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना उनका कोई नरेशन हुआ कि वो चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या है, वो लड़ेंगे कैसे। मैंने आपसे कहा ना कि उनके पास कोई ऐसा बीजेपी के बहुत सारी जो स्ट्रेटेजी, अभी ये मेरे से पहले जो बात कर रहे थे, जो स्ट्रेटेजी थी उसका उनके पास कोई काउंटर है ही नहीं, आज भी नहीं है। वो 2024 के चुनाव में भी नहीं होगा। अभी आप सोचें कि कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी और 2024 के चुनाव में बहुत एग्रेसिवली लड़ेगी, कोई प्लान बना लेगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी। अभी आप जाएंगे कल से उनके दफ्तर में कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं आएगा, सब सो जाएंगे जाकर के। पकड़ पकड़ के उनको कहीं से लाएंगे ढूंढ ढांड के, जब कोई टिकट लेगा। मुझे तो ये लग रहा है आने वाले चुनाव में कांग्रेस से कोई टिकट लेने भी नहीं जाएगा, वो तो घर आके बांटेंगे कि भैया हमसे टिकट ले लो यदि आप लड़ना चाहते हो। तो ये बड़ी दुर्गति है इसका मतलब। आप बहुत दयनीय हो गई। कौन कौन लड़ेगा जब आप जब सब पब्लिक को मालूम हो चुका है कि आप चुनाव जीतोगे ही नहीं, तो कौन आपके यहाँ से चुनाव लड़ने आएगा। तो आप जो है एक तरह से डिफंक्ट बॉडी है, पहले ही से है। और 20 साल का जो गैप होता है ये बहुत बड़ा होता है। आपका जो टच है वो खत्म हो जाता है, आप भले ही कितने आक्रामक रहे हों। बात ये है कि राहुल गांधी और बूथ के जो सबसे लास्ट कार्यकर्ता है उसके बीच में कोई कनेक्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जो उसको कनेक्ट करता हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो ये बता दी हो वो राहुल गांधी को बताए। और राहुल गांधी को कोई कुछ बता भी दे तो राहुल गांधी ये कहेंगे वो फला साहब देख रहे हैं उनसे बात कर लीजिए, तो और वो साहब मिलते नहीं है। तो हर आदमी थक जाता है कि कहाँ तक किसी मुद्दे को वो उठाएगा। ठीक है शशिकांत जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं श्याम बेताल जी को लूंगा, चूंकि अंतिम राउंड है फिलहाल का। तो श्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा शशिकांत जी ने कहा कि भाई अगली बार तो लोकसभा में तो कांग्रेस का कोई टिकट भी लेने वाली स्थिति नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ताओं में बात चली गई कि आपकी पार्टी जीतती ही नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। श्याम जी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आपको मैं बताऊं छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी जी, और उसी के 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ था जी। उस लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि 68 सीटें यहाँ जीत चुकी थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस पिछली बार कैसे जीती वो सिर्फ एक संयोग था। लेकिन जैसे 5 साल के अंदर ही कांग्रेस ने अपना रंग यहाँ दिखा दिया। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। ठीक है। उसके अलावा कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे बड़े हों चाहे मध्यम श्रेणी के हों, सभी नेताओं के मिजाज जो हैं वो 7वें आसमान पर रहा करते थे। लोगों से उनका कनेक्ट जैसा कह रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं रहा है जी। कोई जाता भी रहा है उनके पास तो भी उनसे निराशा ही मिलती थी। जी बिल्कुल ठीक है। मैं प्रदीप जी को जाऊंगा, प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एरोगेंस की बात कही। राजस्थान में देखें तो मुझे लगता है इस तरह की स्थिति नहीं रही होगी, लेकिन जो एक हार ये कार्यकर्ताओं को निराश करता है। क्या इन रिजल्ट्स को आप 24 की तरफ रिफ्लेक्शन देखते हैं कि यही सब चीजें होने वाली हैं आगे जल्दी से? देखिए अभी अशोक गहलोत का बयान भी सामने आ रहा है। अशोक गहलोत इस समय मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत उनकी चल रही है और वो यही कह रहे हैं कि ठीक है हम अपनी इस हार की समीक्षा तो करेंगे, लेकिन अब इस हार की जो वजह वो बता रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं थी उनका हम प्रचार नहीं कर पाए, ठीक तरीके से पब्लिक के बीच नहीं पहुंचा पाए। सवाल यह है कि जो 4.5 साल पहले जो आपने योजनाएं चलाई थी, तो क्या 4.5 साल में उन योजनाओं का प्रचार नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात कि जो आपने 6 महीने पहले
अचानक से जिन योजनाओं का पिटारा जो खोला, जो जादुई पिटारा खोला, उसका क्या फायदा हुआ? देखिए, पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक सब कुछ जानती है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है। यहां पर जो एक मूल मुद्दा, जो वाकई बहुत ठीक बात है ये, कि नेताओं का मूड क्या हो जाता है जब कुर्सी उनको मिल जाती है। एक कोई भी उनके इलाके का एक जब वोटर अपने एमएलए के पास जाता है तो उससे मिलना बहुत नामुमकिन हो जाता है कि वो अपने एक एमएलए के पास अपनी किसी दरख्वास्त को ठीक तरह से पहुंचा सके। और यही हालात नो डाउट 2025 जो अप्रैल मई में जो इलेक्शन होने हैं 2024 में, यहां पर इसका रिफ्लेक्शन होगा। राजस्थान में जिस तरीके से पिछली बार 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, इस बार भी आप ये देखिएगा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। अगर कांग्रेस ने अपनी तमाम व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया, ठीक है, तमाम बातों में नेताओं के बीच भी सुधार नहीं किया गया, अपने विधायकों को नहीं सुधारा गया, ठीक है, तो शायद इसका फायदा एक बार फिर बीजेपी। जी प्रदीप जी, मैं एमएल वर्मा साहब के पास जाऊंगा, चूंकि वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। क्या ये सब जो सारे नतीजे आए हैं हिंदी हार्टलैंड के, दक्षिण के, क्या ये रिफ्लेक्ट करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे दुर्गेन जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि आपके पास में पूरा पाठ्यक्रम है जी, और उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा जी। जब तक आप उस सिलेबस को पढ़ेंगे नहीं तब तक कि आपको जानकारी नहीं होगी, आप पास नहीं हो सकते हैं जी। तो कांग्रेस जो सिलेबस है उसको पूरा नहीं करती है, पढ़ती नहीं है जी, तो कैसे पास होगी? वो चाहे अभी एग्जाम ले लीजिए उसका, चाहे साल भर बाद ले लीजिए, चाहे 2 साल बाद लीजिए, तो उसको कम से कम उन सभी पॉइंट्स पे, सभी जगहों पर आपको काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक इंडिया नहीं 4 इंडिया बना लीजिए, लेकिन खाली इंडिया बना लेने से तो चुनाव नहीं जीत जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, तो पब्लिक में जाकर के ठीक लड़ना बात है। शशिकांत जी एमएल वर्मा साहब कह रहे हैं एक नहीं 4 इंडिया बना लीजिए, वो कह रहे हैं रिफ्लेक्ट करेंगे। आप क्या राय रखते हैं? यही बात है ना, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ना। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहते हैं ये पता है क्या पब्लिक को? जब आपका सीधा कोई, इवन आपके कार्यकर्ता को नहीं मालूम कि वो आदमी है कहाँ, कब आएगा, मुझे मिलना है तो क्या करना। जब उनकी वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, मेरे जैसे पत्रकार को मतलब पास लेने के लिए मतलब यहाँ वहां 25 जगह जाना पड़ेगा। ऐसे क्या कर रहे हैं वो जो पास लेना पड़ेगा? अरे भाई, आप मतलब रैली कर रहे हैं कि आप कोई मतलब मतलब बाहर से जैसा दिखता है, जितना वैसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर वैसा होता नहीं है। कनेक्ट आपका है ही नहीं। आप जिन लोगों को गोद में उठा रहे हैं वो बाकायदा पास लेकर के गए हैं, तमाम लेयर्स के बाद गए हैं, मतलब प्लान है वो सब कुछ। तो क्या है कि जब हकीकत पे आप जाते हैं तो मालूम चलता है कि आपका दिखावा क्या है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, उनके भाषणों में सिर्फ एक ही आरोप है कि नरेंद्र मोदी की फलां व्यक्ति से दोस्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई उससे भाई 1 बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 10 बार सुन लिया, एक ही बात आप रटे जा रहे हो कि बस उनकी उससे दोस्ती है, उनकी उससे दोस्ती है, उनकी उस। तो क्या करें दोस्ती है तो क्या करें? कोई कहीं तोड़वाने के लिए कोर्ट उठ जाए, क्या करें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी एक छोटा सा बस, राघवेंद्र जी एक छोटी सी टिप्पणी, क्या ये रिफ्लेक्ट करेंगे आपके मुताबिक? बड़ी भूमिका होने जा रही क्या बीजेपी की? अनम्यूट करिए राघवेंद्र जी, सुन नहीं पा रहे हम आपको। की जो सेमीफाइनल की विस्तार है वो निश्चित तौर पर यहाँ से तय हो गई है। अब ये बात अलग है कि रणनीतिकार क्या ये इंडिया गठबंधन जो आज है ये फिर से जुड़ पाएगा कि रहमन धारा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ लग जाए। ठीक है, मैं विनोद सिंह से एक टिप्पणी लूंगा। विनोद सिंह, वही सवाल आपसे भी है कि जो ये आमतौर पर ये कहा जाता है अगर कोई पार्टी हार जाती है तो वो कहती है कि ना ये विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, और जब जीत जाती है तो कहती है सेमीफाइनल है। ये तो अपने मुताबिक लोग अपने अपने हिसाब से कह लेते हैं। क्या ये नतीजे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लोकसभा के चुनाव में जो अगले साल है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से जबकि जब 68 सीट कांग्रेस जीती थी तब भी 2 सीट भाजपा यहाँ से कांग्रेस समय जीती थी लोकसभा में। इस जो भी बस्तर का सीट था जहाँ से दीपक भाई जब अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी चुनाव हार पाए हैं। और इस बार आप शर्त यह मानिए कि 11 की 11 सीट इस बार जिस तरह से चल रहा है 11 से 11 सीट बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि माहौल बहुत ही बदल गया है। लोगों को समझ में आ गया है कि विकास कौन कर रहा है, विकास के सूत्रधार कौन है। और ये आपस में जब तक लड़ते रहेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि आपस में जितना ये लड़े हैं 5 साल में, ये इस तरह की लड़ाई लड़े जैसे 15 साल से सरकार में है।
वो एक दूसरे को निपटाने की तरफ, दीपक बैज कवासी लखमा को निपटाने में लगे हुए थे, कवासी लखमा दीपक बैज को निपटाने में लगे हुए थे, कोई विक्रम मंडावी, कोई मोहन मरकाम, ऐसा चला ना। तो इस तरह से आपस में जो ये लोग लड़ाई लड़े, और ये लड़ाई अब खत्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई अब लोकसभा में भी चलेगी और बहुत बड़ा अब आपस में देखना विरोध होने वाला है। ठीक बात। हनुमान जी, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। एक तो मुझे इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि इंडिया गठबंधन में जो इतराती फिर रही थी कांग्रेस, फूली फूली फिर रही थी कंधे उचका के, अब उसकी स्थिति क्या होने वाली, और क्या ये गठबंधन मोदी के खिलाफ स्टैंड भी करेगा या इसी खंड खंड हो जाएगा जैसा बीजेपी के लोग कामना करते हैं? नहीं, देखिए, ये जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, दरअसल इस हार के बाद ही इंडिया गठबंधन के ज्यादा कामयाब होने की उम्मीद है, क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो धरातल पर आ गई जी। उसको ये पता चल गया है कि मोदी से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, लिहाजा अब जो 1 to 1 कैंडिडेट फील्ड करने की जो बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो अब ज्यादा बेहतर तरीके से जो है उसकी चर्चाएं जो हैं वो ज्यादा बेहतर होंगी। और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो उसको ये तमाम सारे सीटें मिली हैं, चाहे वो राजस्थान में 70 सीटें हों या मध्य प्रदेश में 67 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में जो 33 सीटें हैं, ये दरअसल नेहरू और इंदिरा गांधी का जो भारतीय राजनीति में कंट्रीब्यूशन रहा है, ये उसकी रॉयल्टी के रूप में मिल रहा है। कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह जो है बिहेव नहीं कर रही, और ये बात कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनको सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एक विचारधारा उनकी है, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कांग्रेस एक विचारधारा है, लेकिन वो 100 साल पहले विचारधारा थी, अब उसको कंपनी की तरह चलाना होगा, तब मामला बन पाएगा। नहीं, मैं कंपनी की तरह भी नहीं कहूंगा, मैं तो दुर्गेश जी ये कहूंगा कि उनको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करना होगा। ठीक है, उनका आंदोलन है, उनकी विचारधारा है, सब कुछ है, वो ठीक है, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, आज का जो जनमानस है, उसको समझना पड़ेगा, और समझ करके सर कहे चाहे जो कुछ कि भाई राजनीतिक पार्टी की तरह चल रही, लेकिन सारी पार्टियां लगभग अब कंपनी फॉर्मेट में हैं। आप तो खुद अच्छी तरह समझते हैं चीजों को। नहीं, मतलब मिला करके अगर आप पब्लिक कनेक्ट नहीं बनाएंगे, हमारे बहुत सारे साथी इस बात के लिए कंप्लेन कर रहे थे कि कांग्रेस अधिष्ठान तक पहुंचना या कोई बात पहुंचाने का इतने सारे लेयर्स हैं बीच में, और सारी अफसरियत के, देखिए कांग्रेस के पास में अभी भी बहुत बड़ा गुडविल है भारतीय जनता का। इंडिया की जो पब्लिक है वो, मैंने आपसे जैसा कहा कि अगर इतनी सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं तो ये कांग्रेस की 125 साल 150 साल पुरानी पार्टी की गुडविल की वजह से मिल रही है, ना कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों, उनके सांसदों, उनके नेताओं या शीर्ष नेतृत्व के एफर्ट से मिल रही है। इस बात को कांग्रेस को समझना पड़ेगा, उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अगर अशोक गहलोत, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती कि साहब हमारी स्कीम जो है वो पब्लिक तक नहीं पहुंची। अगर आपकी स्कीम खुद पब्लिक तक नहीं पहुंची है, उसका प्रचार पब्लिक तक नहीं पहुंचा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना साहब। हमने काम तो बहुत अच्छा किया था पब्लिक को, भाई इसका मतलब है कि आपका पब्लिक कनेक्ट नहीं है। अगर आपका पब्लिक कनेक्ट नहीं होगा तो आप राजनीति कैसे करेंगे? इंडिया वाले गठबंधन का क्या भविष्य होगा? हनुमान जी जरा उस पर प्रकाश डाल दीजिए, फिर मैं मुझे तो लगता है कि इन 3 राज्यों में हार के बाद में इंडिया गठबंधन का भविष्य थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि अब कांग्रेस बिल्कुल धरातल पर आकर के बात करेगी। जो अखिलेश छोड़ो अखिलेश को वाले डायलॉग थे वो शायद अब नहीं होंगे, और अब कांग्रेस को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, उनको अगर मोदी का मुकाबला करना है तो वो काफी नहीं है, उन्हें सारे दलों का समर्थन लेना पड़ेगा। जितना भी एंटी बीजेपी वोट है उसको एकजुट करना पड़ेगा। आप मानते हैं कि 24 तक ये गठबंधन जाएगा और मोदी का मुकाबला करेगा? क्या ऐसी उम्मीद आपको है क्या? मुझे लगता है कि जो 24 का चुनाव है बहुत रोचक होगा, बशर्ते कि इनका जो 1 to 1 कंटेस्ट करने का जो प्लैंक है वो कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, जनता तेलंगाना की तरह जनता बदलाव चाहती है, लेकिन वो बदलाव सॉलिड बदलाव चाहती है। वो ऐसा बदलाव नहीं चाहती है कि बदलाव के लिए बदलाव कर दिया और बाद में भुगतना पड़े। तो जनता के सामने आपको पूरा कार्यक्रम और पूरे रोड मैप के साथ जाना पड़ेगा, और उसमें इंटेंट भी जो है बहुत साफ और मजबूत। बहुत शुक्रिया हनुमान जी, बहुत शुक्रिया श्याम बेताल जी, प्रोफेसर ML वर्मा साहब, विनोद सिंह, शशिकांत त्रिवेदी जी, राघवेंद्र सिंह राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो लगातार के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे खास कार्यक्रमों को भी देखते हैं। सवाल यही है कि
हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का परचम है। राह 24 की मुश्किल है विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। अब नए सिरे से स्ट्रैटेजी बनाइए और ब्यूरोक्रेटिक अंदाज छोड़िए, तभी आप बीजेपी से लड़ पाएंगे। एक बात साफ हो गई कि पब्लिक कनेक्ट आपका है नहीं, उसे कनेक्ट करिए पब्लिक को, तभी आप सत्ता की उम्मीद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।